विथ ईयर विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर पूरा पढ़ के नहीं हुआ है, ये जितने पीवाईक्यूज हैं वो भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। कि मैं ये सीरीज क्यों देखूं, ये 5th चैप्टर है। जब सारे के सारे बच्चे बैठ के ये फिगर आउट कर रहे होंगे, वो बोर्ड एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हम 15 साल के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ओवर द डेकेड के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। जो एग्जामिनर होता है, पेपर सेटर होता है, उसका माइंडसेट समझ पाते हैं। जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है, बट टॉपिक सेम ही रहता है। नवनीत में भी आपको 5 साल के पेपर मिलेंगे, 5 पुराने साल के पेपर नहीं होते। वो पूरे के पूरे रेडी हो जाओगे 95% स्कोर करने के लिए। कि ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है कि तुम्हारा 95% डेफिनेटली आएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग 5th चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं हमारे पंच पीवाईक्यू सीरीज में। इस सीरीज के दौरान हम लोग 15 साल में आज तक जितने पीवाईक्यूज आ चुके हैं वो सारे कवर करेंगे, हर एक चैप्टर के। अब इस चैप्टर में हमने क्या किया है कि जो सब टॉपिक्स होते हैं उसके वाइज आपको जितने 15 साल में पीवाईक्यूज आए वो सारे सॉल्व किए विथ ईयर विथ एक्सप्लेनेशन। बट अब ऐसा हो सकता है कि मे बी आपका पूरा पढ़ के नहीं हुआ है, तो अगर पूरा पढ़ के नहीं हुआ है तो आप जाके वन शॉट देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट के सेक्शन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 11th एंड 12th दोनों का साथ में सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे या फिर आपको कोई डिफिकल्टी है तो स्ट्रैटेजी वीडियोस का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। एंड ये जितने पीवाईक्यूज हैं वो भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। पंच पीवाईक्यू प्लेलिस्ट करके आपके लिए बना दिया, आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब रही बात कि मैं ये सीरीज क्यों देखूं, देखो मुझे नहीं पता कि तुम फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो या फिर तुम्हारा ये 5th टाइम वीडियो है, क्योंकि ये 5th चैप्टर है तो मैं तुमको इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बता देती हूँ। देखो बच्चों, जब सारे के सारे बच्चे बैठ के ये फिगर आउट कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का, कौन से सब टॉपिक का है, वहां पे जो मेरे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि जब हम लोग पीवाईक्यूज करते हैं ना बच्चों, वो भी इतने साल के, हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के पीवाईक्यूज नहीं, हम 15 साल के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ओवर द डेकेड के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे मॉडरेटर जो होता है, जो एग्जामिनर होता है, पेपर सेटर होता है, उसका माइंडसेट समझ पाते हैं। तो तुम जब ऑब्जर्व करोगे ये 15 सालों में कुछ कॉमन टाइप के टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आता है। हाँ, उसके यू कैन से जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है, यू कैन से उसका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट टॉपिक सेम ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलते हैं जब हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने क्या किया, मैंने 15 साल के पेपर्स निकाले। वो 15 साल के पेपर में मैंने ये मेक श्योर किया कि सबको मैं पहले चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करूं, फिर उनको मैं सब टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट करके फिर आपके लिए लाऊं। क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम अब नहीं होगा कि आप 15 साल के पेपर कर पाओ। नवनीत में भी आपको 5 साल के पेपर मिलेंगे और वो भी 5 मॉडल पेपर होते हैं, 5 पुराने साल के पेपर नहीं होते वो। तो इसीलिए आपके मेहनत को थोड़ा कम करने के लिए मैंने ये सीरीज लाया है जिसको पंच पीवाईक्यू सीरीज कहते हैं। 15 days 15 चैप्टर्स एंड यू विल बी रेडी, पूरे के पूरे रेडी हो जाओगे 95% स्कोर करने के लिए। और ये सीरीज खत्म होते होते तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस खुद पे आ जाएगा कि ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है कि तुम्हारा 95% डेफिनेटली आएगा। तो चलो यार, इस सफर में तुम भी मेरे साथीदार बनो और हम आगे बढ़ते हैं इस पंच पीवाईक्यू सीरीज में। चलो, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स डू गणपति बप्पा मोरया। तो अब एकदम शुभ शुरुआत की जाए हमारे चैप्टर से जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो बच्चा, ये जो ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बात चल रही है ना, तो ये बेसिकली एक ब्यूटीफुल सा स्टोरी लाइन है जो हमें ये दर्शाता है कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग एक बंदर से या एक मछली से, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यहाँ तक पहुंचे। जब लोग साइंटिस्ट फिगर आउट कर रहे थे कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे आए कैसे, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमें ये नहीं पता था कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म से आए हैं। और एज ए ह्यूमन, एज ए ईगोसेंट्रिक मी टाइप का जो ह्यूमन है, वो बिलीव करने को रेडी नहीं था कि हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आए हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल थियरीज तुमको देखने मिलेंगे जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है। तुम्हें ये देखने मिलेगा कि कैसे हर ऑर्गेनिज्म खुद के अंदर चेंजेस लाके, मॉडिफिकेशन लाके
खुद को एक बेटर इवॉल्व पर्सन में मोल्ड कर सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुली एनग्रेव किया गया है और ये चैप्टर के अंदर हम लोग मल्टीपल थियरीज देख चुके हैं। वो थियरी के अंदर ये था कि जैसे सुपरनैचुरल तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर आ गया। कभी हमने अबायोजेनेसिस की थियरी देखी तो कभी हमने बायोजेनेसिस की थियरी देखी। हमने ऑर्गेनिक थियरी भी देखी, हमने इनऑर्गेनिक वाली भी थियरी देखी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उसके थ्रू हमारा डेवलपमेंट हो गया या इनऑर्गेनिक के थ्रू डेवलपमेंट हो गया। फिर हमें ये भी पता है कि बहुत सारे सेल साथ में जुड़ते हैं तो टिश्यू बना देते हैं। ये भी पता है अगर बहुत सारे टिश्यू साथ में जुड़ते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं। और ये भी पता है अगर बहुत सारे ऑर्गन साथ में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना के एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बच्चों तुम खुद में ही देखो तुम कितना इवॉल्व करते जा रहे हो। पहले तुम छोटे से जाइगोट थे, एकदम चिंटुकले पिंटुकले, जो कि तुम यूनिसेलुलर थे। वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने खुद ने इतना चेंजेस लाए, इतना चेंजेस लाए, इतना चेंजेस लाए कि आज तुम इतने बड़े हो गए कि तुम उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो और तुम्हें उसके हर एक स्टेजेस के बारे में याद हो चुका है। तो दैट इज योर इवोल्यूशन। अब तुम और मैं बैठ के बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों में इवोल्यूशन नहीं हो रहा, हमारे में कंटिन्यूअसली एक इवोल्यूशन चलता ही जा रहा है। जैसे आज तुम आईब्रो देख सकते हो, बाल देख सकते हो, नेल देख सकते हो, इन सब का एग्जैक्ट अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम देखोगे तो हम वैक्सिंग करा रहे हैं, हम हेयर कट करा रहे हैं, हम थ्रेडिंग करा रहे हैं। इट मीन्स वी डोंट नीड दिस हेयर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाई चांस है कि धीरे धीरे करके ये जो हेयर है ये भी डिजनरेट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमने इस चैप्टर में देखे। हमने ये देखा कि कैसे हम फॉसिल्स का स्टडी करके उसका कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि फॉसिल्स का क्या सिग्निफिकेंस है। हमने पूरा का पूरा ह्यूमन का इवोल्यूशन देखा है इस चैप्टर में। अगर स्टिल आपको ये सारी चीजें रिकलेक्ट नहीं हो रही है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन, 11-12 का साथ में प्लेलिस्ट है, क्लिक ऑन इट एंड यू विल फाइंड बच्चा कि हमारा जो वीडियो है वहां पे है। ठीक है, अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इनकेस नहीं पढ़ने का भी फिलहाल मन है तो इतने से रिकैप से काम चलाओ, डोंट वरी। हम लोग स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, ओके, व्हिच इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 15 days, 15 चैप्टर, 15 years ऑफ एक्सीलेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड, कम ऑन। तो अब शुरू करते हैं बच्चों। हमारा चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने शस्त्र के साथ। क्या आप रेडी हो चुके हैं अपने बुक और अपने पेन के साथ? मुझे बता दीजिए, क्या आपने एक अलग से सेपरेट बुक बनाई है या नहीं? आपके पास एक सेपरेट बुक होना जरूरी है क्योंकि आप लास्ट में यही क्वेश्चंस उठा उठा के पढ़ने वाले हैं और यू हैव नो आइडिया कि आप बाकी लोगों से कितने ज्यादा आगे निकलने वाले हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप उन सबसे बहुत आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार, जितना विश्वास मैं आपके ऊपर कर रही हूँ, जितनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, आप समझ रहे हो 15 साल के पेपर निकाल के उसको सेग्रीगेट करना, उसको समझना, न्यू पोर्शन हटाना, ओल्ड पोर्शन लाना वगैरह, ये सारी चीजें करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 month लगा है। इसलिए पीवाईक्यू सीरीज को आने में भी टाइम लगा। जब आप लोग पूछ रहे थे पीवाईक्यू सीरीज कब आएगा, मैंने आपको कहा ऑलमोस्ट 1 month लग जाएगा बच्चों। तो बस यही रिसर्च चल रहा था। मुझे बेस्ट डिलीवर करना था तो थोड़ा टाइम लगता है, बट अब आप लोगों से सिर्फ इतनी ही एक्सपेक्टेशन है कि बच्चों आप कैसे भी करके ना ये सीरीज कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो चलो अब बिना कोई बातचीत के हम शुरू करते हैं। एमसीक्यूज के लिए कुछ टाइम दूंगी मैं आप लोगों को और वो टाइम में मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू, वहां पे आंसर डाल के। ठीक है, एंड मैंने फर्स्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स देखा, इट वॉज एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच फॉर दैट रिस्पॉन्स। आई वॉन्ट कि बाकी वीडियोज पे भी वैसे ही रिस्पॉन्स आए, दैट मोटिवेट्स मी। तब मुझे लगता है हाँ यार वर्थ इट है। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स व्हाट। अब तुम लोगों को अगर याद हो तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हुआ था, जो हमारे लाइकेंस थे, मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। अक्टूबर 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। तो जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है ना, वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैं जब एक्सप्लेन करूँ आप आंसर डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो देखो, जब हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस दौरान लाइकेंस जो है वो कम होने लगे। लाइकेंस क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो एक पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है बच्चों। यानी कि जहां जहां पे लाइकेंस प्रेजेंट है वहां वहां पे आप पोल्यूशन नहीं देखोगे। इसका मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज, इसलिए लाइकेंस का पॉपुलेशन गॉट डिक्रीज। तब जैसे हमारा लाइकेंस जो है पेड़ से हटने लगे तो हमको जो मॉथ थे ना वो डायरेक्टली दिखने लगा, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब जो प्रेडेटर्स है, जो ईगल हो गया, जो स्कैवेंजर्स हो गया, ये लोग ऊपर से उनको देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे थे।
तो उनको डायरेक्टली खा पा रहे थे वो। तो जो उस टाइम पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बच्चों, जो उस टाइम पे खुद में चेंजेस ला पाया उसने खुद को करके दिखा दिया, और जो नहीं ला पाया चेंजेस वो पेरिश हो गया। ठीक है बच्चों। अब ऑप्शन है यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन सी जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड ऑप्शन डी नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो बच्चों, जो यहाँ पे डार्क कलर के मॉथ थे वो सरवाइव तो कर पाए, और जो लाइट कलर के मॉथ थे वो खुद को चेंज नहीं कर पाए, इसलिए दे गॉट पेरिश्ड बाय द नेचर। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी कहेंगे। ओके, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी कहेंगे। ठीक है, आई होप आपने आंसर डाल दिया होगा। थोड़ा क्विक चलना है अपने को, साथ साथ में चलना है। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रहूंगी, आपकी दीदी है आपके लिए, लास्ट तक ये सारे डाउट्स क्लियर करेगी। और अगर आपको और पर्सनल मेंटरशिप चाहिए हम चारों का, तो उसके लिए आप संजीवनी बैच है उसमें एनरोल कर लीजिए। अगर आप हिसाब लगाए ना बच्चों, तो आपको दिन का सिर्फ 20 रुपए देना है, 20 rupees फॉर योर 95%। 12th स्टैंडर्ड लोग बोलते हैं अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बट इट डस। अगर आप IIM जा रहे हो तो आपको 90% स्कोर चाहिए, इंपॉर्टेंट है 12th का परसेंटेज। मान लो तुमसे एक्सपीरियंस्ड हूँ, 4 दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो, तुम पे विश्वास है मुझे, तुम खुद पे विश्वास करो अब। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स आर, अब सबसे कॉमन टाइप के फॉसिल्स कौन से होते हैं, तो ऑप्शन ए मोल्ड्स, ऑप्शन बी कास्ट, ऑप्शन सी एक्चुअल रिमेन्स एंड ऑप्शन डी मॉडल्स। तो कौन से टाइप को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं, तो फॉसिल्स तो वही होता है ना जो डेड और डिकेइंग होता है और सड़ने लग जाता है, बहुत लेयर्स ऑफ सॉइल के अंदर रहता है, उसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। तो इट इज नथिंग बट एक्चुअल रिमेन्स। अगर सपोज एक डियर मर गई है, वो डियर के ऊपर का पूरा पूरा पार्ट निकल चुका है, स्किन विन निकल चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, अब हड्डियां बच गई है, तो दैट इज एक्चुअल रिमेन, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। बच्चों ये मार्च 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, यहाँ पे आपको मैंने सब टॉपिक नहीं दिया है, बट डोंट वरी बच्चों, ये जो सब टॉपिक है वो आगे के क्वेश्चंस में रहेगा। MCQ में देर इज नो नीड टू गिव सब टॉपिक्स, नहीं तो मल्टीपल सब टॉपिक्स आ जाते हैं इसलिए। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चों, इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सेशन नोट्स करके। ठीक है, तो आप फर्स्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि मैम फर्स्ट का PDF कहाँ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ आइसोलेशन where the members of two population have different mating behavior which prevents interbreeding, अक्टूबर 2014। यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप का आइसोलेशन होता है जब दो पॉपुलेशन के मेंबर्स जो है उनके मेटिंग जो बिहेवियर है वो अलग अलग है, जिसके वजह से इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट हो जाए, इंटरब्रीडिंग ना हो पाए। ऑप्शन ए सीजनल आइसोलेशन, ऑप्शन बी इथोलॉजिकल आइसोलेशन, ऑप्शन सी मैकेनिकल आइसोलेशन और ऑप्शन डी हैबिटेट आइसोलेशन। आई विल गिव यू 1 or 2 minutes जिसके अंदर तुम आंसर फाइंड आउट करो और कमेंट सेक्शन में डाल दो। इस लाइटिंग ऑल गुड दिख रही हूँ ना मैं भाई तुम लोगों को, मेरे को ऐसा ब्लर ब्लर क्यों दिख रही मैं? ठीक है रुको, मैं लाइट चालू करती हूँ, एक बहुत कम लाइटिंग दिख रही है आज मुझे। बेटर ओके, चलो। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों आएगा इथोलॉजिकल। यहाँ पे मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी डाला है हर MCQ का। तो देखो, इथोलॉजिकल आइसोलेशन हैपेंस व्हेन पॉपुलेशन हैव डिफरेंट मीटिंग बिहेवियर्स और कोर्टशिप रिचुअल्स सो दे डोंट इंटरब्रीड। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एनालॉजी दूं, तो इन हिंदू रिलीजन इट इज अ रेस्ट्रिक्शन कि अपने फैमिली में शादी नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं होती। बट इन मेनी अदर रिलीजन्स वो लोग खुद की फैमिली में भी शादी करते, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज अबाउट द चॉइस। ना उनने गलत किया ना उनने गलत किया, इसके इसमें होता है चॉइस के बारे में बातें, बट ये एनालॉगी था, तो उसके हिसाब से वो लोग ने किया इथोलॉजिकल आइसोलेशन यानी कि एथिकल आइसोलेशन, उनके खुद के एथिक्स ने ये कह दिया। अब तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, जब तुम एक कम्युनिटी में रहते हो बच्चों, तो उस कम्युनिटी में जो बाकी लोग करते हैं ना, दैट फील्स मोर कंफर्टेबल, भले वो चीज सही हो या ना सही हो, तो उसको हम लोग एथिक्स मानने लगते हैं। तो इसीलिए इस टाइप के आइसोलेशन को हम लोग इथोलॉजिकल आइसोलेशन कहने लगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन बच्चों आएगा बी। आई होप आपने आंसर डाला होगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर ये चैप्टर का आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाइए जाइए आप प्लेलिस्ट में, वहां पे पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, नोट्स भी दे दिए आपको, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक? इनमें से कौन सा कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल नहीं है? बच्चों अगर मैं कनेक्टिंग लिंक का एक बेसिक सा तुमको मतलब बताऊं ना, तो कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक मैं पेन का एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो पेन है, ठीक है। अब ये बंदा ए स्पीशीज है, ये बंदा बी स्पीशीज है। अगर सी बंदा जो है उसके अंदर ए के भी कुछ फीचर्स है और सी के भी कुछ फीचर्स है, तो बेसिकली इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एरिया में जाना है और वो अपने एरिया से वो एरिया में जाने के लिए एक ब्रिज है, तो वो एरिया जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, तो दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक। एग्जैक्टली वैसे ही होता है, मतलब एंटायरली वो ए स्पीशीज जैसा भी नहीं दिख रहा, एंटायरली सी स्पीशीज जैसा भी नहीं दिख रहा, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। इतना समझ गया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट आर्कियोप्टेरिक्स, नेक्स्ट इज Ichthyostega, and third one is C option is Cyomoria, and option D is Biston betularia, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्टिंग लिंक जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है कनेक्टिंग लिंक, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। कनेक्टिंग लिंक शोज features of two groups like reptile like bird और fish like amphibians. Biston betularia जो है वो moth है और वो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल है, दैट इज नॉट अ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। वो कनेक्टिंग लिंक नहीं है, ठीक है बच्चों, वो कनेक्टिंग लिंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन इज, एप और मैन के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? ये बच्चों अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ड्रायोपिथिकस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी होमो निएंडरथल। अब तुम मुझे बता दो इसमें कौन सा होगा। आई विल गिव यू सम 1-2 सेकेंड्स जिसमें तुम आंसर बता सकते हो। अगर तुम लोग को इतने जल्दी आंसर नहीं बताने आ रहा, 1 मिनट के लिए वीडियो जो है पॉज करो, आई विल स्टे हियर, तुम फटाक से बता दो आंसर। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल क्विकली। इतने बार चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है या सामने से भी गया तो यू शुड बी एबल टू डू दैट, ठीक है। और टेंशन मत लो, कोई फोमो में नहीं रहना यार, हो जाएगा, हो जाएगा। डर लग रहा है अभी, लेकिन हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसका आंसर आएगा बच्चों ऑस्ट्रालोपिथिकस, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑस्ट्रालोपिथिकस, क्योंकि ऑस्ट्रालोपिथिकस जो है ना वो एप लाइक और मैन के जैसा दोनों के फीचर्स दिखाता है। उसके ब्रेन साइज की बात कर लो, उसके बॉडी पोस्चर की बात कर लो, उसके कुछ ना कुछ हैबिटेट की बात कर लो, वेरी सिमिलर रहता है। इसके वजह से उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक या फिर ब्रिजिंग लिंक कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए वेस्टिजियल, ऑप्शन बी होमोलोगस, ऑप्शन सी सेंस एंड ऑप्शन डी एनालोगस। तो ये चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप लिख सकते हो। ये तो बहुत इजी है, ये 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है। जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना है, फटाफट से, है ना। टाइम नहीं लगाना है। अगर टाइम ज्यादा चाहिए अभी तो पॉज करोगे आप वीडियो को और फिर आप आंसर करोगे। तो देखो बच्चा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि अब हमें अपेंडिक्स का यूज ही नहीं आता। क्यों यूज नहीं आता है? क्योंकि हम लोग अभी घास नहीं खा रहे, तो वी डोंट नीड एन ऑर्गन जो कि घास को डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गन का, आंसर आ जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट इज यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, अच्छा ठीक है, ओवर प्रोडक्शन लिखा है, वो 7 ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? ठीक है, ये जुलाई 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। तो ऑप्शन ए लेमार्किज्म, ऑप्शन बी थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑप्शन सी पैंसमेरिया थियोरी एंड ऑप्शन डी मॉडर्न थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो बोला गया ओवर प्रोडक्शन किस चीज का प्रिंसिपल है, मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली, ये उसके बारे में बात चल रही है। तो देखो लेमार्किज्म का मतलब क्या होता है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फिर पैंसमेरिया थियोरी मतलब क्या होता है, तो ये अबायोटिक थियोरी के बारे में बात चल रही है। मॉडर्न थियोरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब जो अभी का रिसेंट थियोरी है। और थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर से इवॉल्व होके हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है।
तो यह बच्चों करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विच इज थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपने आंसर लिखा होगा। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफर ऑफ जीन बच्चों बिटवीन populations that differ genetically from one another is called। मार्च 2018 का क्वेश्चन है ये बच्चों। पूछा गया जब जीन का ट्रांसफर हो रहा है पॉपुलेशन के बीच में जो कि डिफर करता है जेनेटिकली फ्रॉम वन अनदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जीन म्यूटेशन, ऑप्शन बी जीन फ्लो, ऑप्शन सी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन populations that differ genetically from one another is called। मतलब मेरा जीन का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, बट ऐसे बंदे के साथ ट्रांसफर हो रहा है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अगर जेनेटिकली डिफरेंट है तो बच्चों हम लोग उसको कहेंगे जीन फ्लो। हम लोग उसको क्या कहेंगे? जीन फ्लो। ड्रिफ्ट तब होता जब कोई चेंजेस होता है, रिकम्बिनेशन तब होता जब कोई मॉडिफिकेशन होता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्लो कर रहा है। ओके, आई होप आपने आंसर लिखा होगा। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज नोन एज व्हाट? जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ हमारे अर्थ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो ऑप्शन ए ऑटोबायोजेनेसिस, ऑप्शन बी अबायोजेनेसिस, ऑप्शन सी प्रोटोबायोजेनेसिस, ऑप्शन डी ऑर्गेनोजेनेसिस। अब बच्चों यहाँ पे जुलाई 2018 का ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सॉल्व करने आ रहा होगा। जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं विद द टाइम स्टैम्प। ठीक है, विद द टाइम स्टैम्प यू हैव टू टेल। ठीक है, फटाफट से बता देने का है क्या 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 आंसर है एग्जैक्टली। ठीक है, जल्दी 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 बताने का, जल्दी जल्दी। ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना वो थियरी का नाम है अबायोजेनेसिस। क्यों इसका नाम अबायोजेनेसिस है? क्योंकि इस थियरी में ये कहा गया है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अबायोटिक फैक्टर्स। देखा, मैंने तुम्हें कहा इवन तो तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, स्टिल मैं इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी जो एक्सप्लेनेशन भी तुमको मिल जाए कि डाउट का कोई गुंजाइश ही ना रहे। मतलब 15 दिन में तुम्हारा पूरा पीवाईक्यूज भी कवर हो जाए 15 साल का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10th question is dash represents connecting link between amphibians and reptiles। मार्च 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सेमोरिया, ऑप्शन बी आर्कोपेट्रिक्स, ऑप्शन सी इश्को, बाप रे क्या क्रेजी नाम है, इश्थायोस्टिजिया एंड आर्केनियरिस। पता है जानबूझ के ऐसे नाम देते कि यू शुड गेट कंफ्यूज्ड। जो भी करेक्ट आंसर आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कनेक्टिंग लिंक है भैया, वो बताओ कौन सा कनेक्टिंग लिंक है इनमें से, बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट से बता देना है। लिखा आंसर? लिख दिया? पॉज कर लेने का और लिख देने का आंसर फटाक से कि मैम के साथ ही कवर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे जो सेमोरिया है वो है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स एम्फीबियंस जैसे होंगे और कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स जैसे होंगे। गूगल करके देख लेना सेमोरिया दिखता कैसा है। ओके, नेक्स्ट, which event is represented by the above diagram related to the chromosomal aberrations। तो chromosomal aberrations को देखना है यहाँ पे और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन ए डिलीशन हो रहा है वहां पे, ऑप्शन बी डुप्लीकेशन हो रहा है वहां पे, ऑप्शन सी इन्वर्जन हो रहा है या ऑप्शन डी ट्रांसलेशन हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो बताना है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे हो रहा है ए डी सी बी ई एफ जी एच। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो बता दो, दिमाग लगाओ। डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है कि ट्रांसलेशन हो रहा है? दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। सिर्फ घर में घोड़े की पेंटिंग लगाने से घर में सक्सेस नहीं आता भैया, समझ रहे हो? दिमाग के घोड़े दौड़ाना पड़ता है तब सक्सेस आता है। ठीक है, तो दिमाग लगाओ नहीं तो वाट लग जानी है तुम्हारी। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है बी सी डी ई। अब तुम ध्यान से देखो, जो डी सी है वो इधर आ गया और बी जो है इधर आ गया। इट इज बेसिकली इन्वर्टिंग, मतलब इन्वर्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, अगर वहां से गायब हो जाता तो डिलीशन आता, अगर बच्चों वहां पे एक चीज डबल बार दिखता तो डुप्लीकेशन हो जाता, और प्रोटीन से छापोफाई हो रहा है तो दैट इज ट्रांसलेशन हो जाना, है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ के आगे बढ़ रहे हैं अभी अपन।
12th क्वेश्चन है बच्चों, ड्यू टू द स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन डू नॉट मेट, तो डैश टाइप ऑफ आइसोलेशन इट इज, डू नॉट मेट विद ईच अदर। अभी देखो जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन अभी के अभी आके गया है कुछ 4-5 एमसीक्यूज पहले। तुम समझ रहे हो, ऐसे सिमिलर टाइप के पूछते बस लैंग्वेज अलग रहता है। तो ऑप्शन ए इकोलॉजिकल, ऑप्शन बी सीजनल, ऑप्शन सी इथोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी मैकेनिकल। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर हो सकता है बच्चों? जुलाई 2022 का क्वेश्चन है ये, क्या आंसर करेक्ट हो सकता है मुझे फटाक से बता देना, फटाक से। जो एक ऐसा मतलब ऐसा टाइप का मेटिंग बिहेवियर जो एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग नहीं करते, तो ये कौन सा टाइप का आएगा? इकोलॉजिकल, सीजनल या फिर इथोलॉजिकल या मैकेनिकल? अभी अभी जस्ट होके गया अपना ये, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। रुको मेरे को लाइट ठीक करने दो। ठीक है किया। तो बच्चों ये अभी तो पूछा गया था इथोलॉजिकल के बारे में, तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी इथोलॉजिकल। क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? इथोलॉजिकल। यही अलाउ नहीं करता इंटरप्रेटिंग को। ओके आगे बढ़ते हैं 13th MCQ की तरफ। इफ मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन हैव डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड एज। जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही डिफरेंस है तो ये कौन सा टाइप का यू कैन से ये रहेगा मतलब टाइप ऑफ आइसोलेशन रहेगा अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही डिफरेंस है। ऑप्शन इथोलॉजिकल, इथोलॉजिकल तो होगा नहीं, 2 MCQ कर लिए इसके ऊपर। सीजनल होगा क्या कि भाई ये पर्टिकुलर सीजन में ही करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना। हैबिटेट, हैबिचुअल तो नहीं है यहाँ पे। हैबिटेट मतलब इन्वायरमेंट टाइप का कि उसको ठंडी का इन्वायरमेंट चाहिए, उसको गर्मी का, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे मैकेनिकल होगा क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इच अलग अलग है, अलग अलग। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल। देखो फिर से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आ गया। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ डैश। जुलाई 2024 में भी आया था। तुम समझ रहे हो सेम क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं। मैं तुमको कहा तुम टेंशन मत लो, तुम खाली ना मेरी बात सुनते जाओ, फिर मैं हूं ना डेफिनेटली तुमको मार्क्स लेके आऊंगी यार। मैंने भी ऐसे ही लाया, तो बिलीव करो। कोई अगर तुमसे बड़ा कह रहा है ना तुम्हें, तो बिलीव करो। अपने को स्टार्टिंग में लगता है अरे यार मम्मी क्यों चिल्ला रही है, यार पापा क्यों चिल्ला रहे हैं, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, दीदी को तो कुछ नहीं बोलते, मुझे क्यों बोलते हैं, मैं छोटा हूँ इसलिए बोलते हैं क्या? मेरे को लगता है मेरे से प्यार ही नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं होता, उनको तुम्हारी फिक्र होती है, तुम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए तुमको बोला जाता है। इसलिए मैं तुमको 74 बार बोलती हूँ कि कर लो कर लो कर लो। गर्मी लग रही है यार, एसी का टेम्परेचर कम करने दो। अब आएगा ना मजा भिड़ू। ठीक है चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुमको ऑलरेडी पता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हुआ था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला बात था। जो खुद के अंदर चेंजेस नहीं ला पाया वो उड़ गया, वो चल दिया, और जो खुद के अंदर चेंजेस लाया वो रुक गया। तो यहाँ पे बच्चों नेचुरल सिलेक्शन की बात है। तुम यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हो पता है क्या? बी और डी ऑप्शन में हो सकते हो। जिसने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो बी और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि अडेप्टिव भी काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जैसा ही है कि भाई तू अडेप्ट नहीं कर पाए इसके वजह से तेरे साथ ये हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते 15th क्वेश्चन की तरफ बच्चों। इन अ bird population of a newly formed volcanic island, a rare allele of a gene was much more prevalent than in mainland population. This is known as what? February 2025 का क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट अभी। ऑप्शन ए फाउंडर, ऑप्शन बी भोर, ऑप्शन सी बॉटलनेक एंड ऑप्शन डी हेल्डेन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को क्या बोलते हैं। मान लो एक बर्ड पॉपुलेशन है और एक आइलैंड की बात चल रही है जो कि अभी अभी वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। इफ यू ऑल डोंट नो, तो हमारे समुद्र में वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसके वजह से जो पूरा मॉल्टन मास है वो साथ आता है, वो सूख जाता है और आइलैंड बनाता है। आई होप इतना आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो। तो उसके ऊपर एक नया बर्ड पॉपुलेशन आया है जो पुराने एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से ज्यादा प्रिवलेंट है। तो ये क्या टाइप का हो गया? तो यहाँ पे बच्चों वो फाउंडर हो गया,
यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, क्यों आएगा ऑप्शन ए, ये थोड़ा सा अलग है। तो क्योंकि जब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एस्टेब्लिश करते हैं एक नया पॉपुलेशन जिसके वजह से नया अलील्स बन जाता है, तब वो ज्यादा कॉमन हो जाते हैं एज कंपेयर टू ओरिजिनल वन, क्योंकि उसने उस एनवायरनमेंट को ही देख के खुद को जन्म दिया है, खुद का चेंजेस लाया है, खुद में अडेप्टेशन लाया है, समझे? इसके वजह से वो ज्यादा प्रिविलेंट हो जाते हैं। अब हम लोग थियरी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, मैंने आपको जैसे कहा था सब टॉपिक के साथ। पहले तुम लोगों को आई विल गिव यू से 2 मिनट्स दूंगी टू लेट मी नो कि तुम्हारा स्कोर कितना आया, ठीक है? यहाँ पे तुम मुझे बताओगे। व्हाट्स योर स्कोर आउट ऑफ 15? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ 15 में से कितना आया। उल्टा लिख दूंगी, मजा आ जाएगा, एकदम क्रेजी बातें कर दूंगी। मैथ्स का कोई बंदा देखेगा तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। गोविंद सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। बता देना है मुझे, 2 मिनट्स दूंगी कि एग्जैक्टली कितना आया है, ठीक है? 15 में से कितना है, खुद से सॉल्व भी किया कि नहीं, एग्जैक्ट 2 मिनट्स। अभी 29 हुआ है, शार्प 31 पे आप लोगों को मुझे बताना है, ओके? ओकी पोकी, पटकन पटकन सांगा। बाय द वे वहां पे 139 दिख रहा है, वो गलत टाइम है। अभी बज रहे 3, दिखा रहे 139, क्रेजी। 1.5 घंटे पुराना टाइम दिखाता है। जल्दी से स्कोर बताना, इधर ही हूं मैं। आई होप आप लोग स्कोर लिख रहे हो। अगर मुझे स्कोर नहीं दिखा बेटे, तब होगी तेरी फील्डिंग सेट। अपुन इधर ही है। चलो, आई होप इतना टाइम इनफ था तुमको स्कोर लिखने के लिए। अगर अभी भी नहीं लिखा तो जाओ यार, फिर तो लालत है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस के तरफ, थियरी क्वेश्चंस के तरफ। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यूट से क्वेश्चंस है इसके अंदर। अब देखो 5.1 अपना जो सब टॉपिक है उसके ऊपर आएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ है। उसमें पूछा गया है भैया व्हाट इज प्रोटोबायोजेनेसिस, जुलाई 2017 का क्वेश्चन है। तो बच्चा प्रोटोबायोजेनेसिस का मतलब ही होता है कि एग्जैक्टली मेरा अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ है अर्थ पे, धरती पे हम आए कहाँ से। दैट इज नथिंग बट प्रोटोबायोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो मैं यहाँ पे वही चीजें टिक करूंगी जो चीजें तुम्हारे आंसर में अनिवार्य हो, इसलिए मैंने इसको बॉक्स किया, क्योंकि इसके बिना आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब 5.2 के बारे में बात कर। वाई एम आई साउंडिंग लाइक कविता किचन? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कविता किचन की तरह बात कर रही हूँ। दैट इज द ओनली टाइम व्हेन आई कुक नाइस फूड। चावल को धो लीजिए। दैट इज हाउ शी टॉक्स, ठीक है? केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ नेक्स्ट अपना जो सब टॉपिक है उसके अंदर, सेल्फ असेंबली थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है? अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली इन उरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये सेम क्वेश्चन मैराथन में भी किया था, सेक्शन ए और बी वाले मैराथन में किया था बच्चों। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका आएगा 1:2:2, यानी कि 1 मीथेन तो 2 अमोनिया तो 2 हाइड्रोजन। ये रहेगा रेशियो हमारे उरे एंड मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? ठीक है कि नहीं? आंसर लिखते जाना है। वो कौन सा साल का था वो बता देती हूँ। तो बच्चा लोग ये है हमारा जुलाई 2024 का क्वेश्चन, यानी कि बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है रे। इसको बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो मार्क स्किप हो जाएगा तुम्हारा। फिर मेरे को बोलना मत कि मैडम जी ने बताया नहीं। आई ऑलवेज गिव डिस्क्लेमर, यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? अब 5.3 का बात कर लो, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात चल रही है भैया। तो व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया अक्टूबर 2015 का। अरे रुक रुक रुक, मार्च 2016 में देखो क्या पूछेंगे अभी। डिफाइन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब वो बोलते हैं ना कि रिश्ता वही कहानी नहीं, वैसा
रिश्ता वही है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ही पूछा है, लेकिन अलग कहानी से अलग तरीके से पूछ लिया भैया। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है क्या, नाम में ही इसका काम छुपा है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब कि एक स्लो ग्रेजुअल, मतलब थोड़ा धीरे धीरे, रोज रोज होता हुआ कंटिन्यूअस, और एक ऐसा इरिवर्सिबल चेंजेस, एक ऐसा एक ऐसा इरिवर्सिबल चेंज, एक भैया ऐसा इरिवर्सिबल चेंज जिसके वजह से प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो है लाइफ के वो डेवलप हुए हैं, जिसके वजह से भैया जी प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स जो है लाइफ के वो फॉर्म हुए हैं और इवॉल्व हुए हैं उसी सिंपल प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से। तो यहाँ पे आपको जो जो चीजें तुम्हारे आंसर में होनी चाहिए वो चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब आपका डेफिनेटली एक आएगा कमेंट, मैं 100% लिख के देती हूँ तुम लोगों को, इतना जानती हूँ, तुम मेरे बच्चे ही हो, जानती हूँ तुमको अच्छे से। तुम लोग जरूर पूछोगे कि मैम एक बात बताओ ना, कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इतना ही आंसर लिखे चल जाएगा क्या। मैंने यहाँ पे जिस्ट लिखा है कि तुमको इजी लगे, यही आंसर लिख के आ जाओगे। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो तुमको 4 थप्पड़ लगा देंगे वो लोग, तो तुम्हारा ज्यादा रहना चाहिए उसमें, ठीक है। 1 मिनट मैंने पेन गिरा दिया, क्रेजी काम करती रहती हूँ मैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में समझ चुका है, ये स्लो ग्रेजुअल टाइप के चेंजेस दिखाता है, कंटिन्यूअस है ये चेंजेस, जिसके वजह से आज हमें इतना डेवलपमेंट आया है एंड वी हैव गॉट इवॉल्व्ड। समझे मेरी बात, इतना दिमाग के अंदर चला गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डार्विनिज्म के बारे में है, अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बच्चों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या होता है, अब मैं तुमको ना एक एनालॉजी देती हूँ, उससे तुम ये कभी भूलोगे भी नहीं और समझ भी जाओगे। अब मान लो कि तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, 8th स्टैंडर्ड में मान लो तुम लोग 1 घंटा पढ़ रहे थे, फिर तुम 9th में गए, तो तब तुमने सोचा फिर से 1 घंटे पढ़ूंगा एग्जाम के पहले, मैं तो टॉपर हूँ मेरा हो जाएगा। फिर तुमको लगती है केटी और तुमको पढ़ती है थप थप थप, और सब तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सराउंडिंग, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद में चेंजेस नहीं लाए। पकड़ी गई ना तुम्हारी चोरी, चेंजेस नहीं लाए, यानी कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा भैया, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो बंदा खुद में चेंजेस लाएगा वो सरवाइव करेगा, जो बंदा फिट होगा वो सरवाइव करेगा, और जो नहीं फिट होगा दैट विल पेरिश अवे। समझे मेरी बात, इतना गया दिमाग के अंदर, अक्कल के अंदर चल गई बात, उसको ही हम लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थियोरी। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन है, ये बेसिकली नेचर तुमको सेलेक्ट करता है। अगर तुम फिट हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर तुम फिट नहीं हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो तुम्हारी तो फील्डिंग सेट हो जाएगी। अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है। समझ रहा है इतना, मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मींस ऑर्गेनिज्म विथ ट्रेट्स बेस्ट सूटेड टू देयर एनवायरनमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस पासिंग ऑन फेवरेबल ट्रेट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो इसलिए तो कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जब रिकॉम्बिनेशन होता है तब वेरिएशन आता है, और वेरिएशन अगर आ गया भैया जी, अगर वेरिएशन आ गया तो उसके वजह से जो डोमिनेंट स्पीशीज है वो दिख के आएगा और रेसे से मास्क हो जाएगा। ओके पोके, समझा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, विच इज डार्विनिज्म। ये मार्च 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, फिर सिर्फ डार्विनिज्म, ये सेकंड क्वेश्चन है उसका कि भैया डिफाइन कर दो, डिवाइन क्या हो गया, कान रैपर बना दिया मैंने। डिफाइन इवोल्यूशन और बताना है प्रिंसिपल ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मेंशन कर दो कोई एक ऑब्जेक्शन, ठीक है। मतलब तुमको पहले बता देना कि इवोल्यूशन है क्या। तो बच्चों इवोल्यूशन जो होता है ना, ग्रेजुअल चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में समय समय पे, ठीक है। मैं कह रही हूँ आपको कि इवोल्यूशन जो दिखा वो एक दिन का तो काम है नहीं, कंटिन्यूअसली चीजें इवॉल्व होती रहती है, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। मतलब ग्रेजुअल चेंजेस हो रही है, तब जाके मैं कहूंगी इवोल्यूशन जो है वो भैया हो गया है। दूसरा, गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का क्या प्रिंसिपल है भैया, उसने क्या कहा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस प्रोलिफिशियली। हर ऑर्गेनिज्म एकदम भरबक्का नंबर में रिप्रोड्यूस करता है, भरबक्का नंबर में रिप्रोड्यूस करेगा, तो अगर एक आधा कोई मर भी गया स्टिल मेरा जो जीन्स है वो कंटिन्यू होगा भैया। दूसरी बात उसने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भैया, यानी कि अगर तू सर्वाइव, अगर तू चेंजेस ला रहा है खुद में तो ही नेचर तेरे को रखेगी, नहीं तो तेरे को
पेरिश कर देगी। अब फिर उसने बोला कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। तुम नहीं खाते प्लांट को, तुम नहीं खाते एनिमल को, क्यों खाते हो? कि तुम जिंदा रह पाओ। तो वी किल अदर्स टू सर्वाइव बेटर। हम कंपटीशन में लोगों को पीछे लेके आते हैं कि हम उसकी सीट पे बैठ पाए। तो ये हमारा इंस्टिंक्ट ना बच्चों तब से चल रहा है, ठीक है। तो यही सब उसके थियोरी में था। अब एक ऑब्जेक्शन आ गया। ऑब्जेक्शन में क्या था बच्चों कि उसने ना ये नहीं बताया कि यूजफुल और यूजलेस चेंजेस कैसे होते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी नहीं बता पाया वो चेंजेस का। फिर उसको ये नहीं समझा कि अचानक से इतने चेंजेस हो रहे हैं और अचानक से कुछ साल में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे। तो वो जो एक बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, वो भी नहीं बता पाया वो, ठीक है। और वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे जो नेचुरल सिलेक्शन का थियरी है दैट इज द ओनली थियरी जिसके ऊपर इवोल्यूशन बेस्ड है। तो भैया ये भी रॉन्ग हो गया, ऑब्जेक्शंस आ गए इस चीज के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5.6 टॉपिक है। तो इसके अंदर टॉपिक का नाम है, सब टॉपिक का नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि मार्च 2014 का भी इसके अंदर क्वेश्चन है, व्हाट इज जीन फ्लो। तो जीन फ्लो बच्चा क्या होता है? फ्लो हो रहा है मतलब बह रहा है। तो बच्चा इट इज नथिंग बट द मूवमेंट। बच्चा इट इज नथिंग बट द मूवमेंट। किसका मूवमेंट? जीन फ्लो बोला है तो राधा का तो मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे राधा दीदी का तो मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे जीन्स का मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट ऑफ जीन्स इन टू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर आना या पॉपुलेशन के बाहर जाना, उसको हम लोग जीन फ्लो कहते हैं। अब मार्च 2015 में पूछ लिया जीन पूल क्या होता है। तो देखो जीन पूल मतलब टोटल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि एनकोड हुई है, और बेसिकली सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी जीन्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल तुम लोग पुणे का कोई एक एरिया पकड़ लो, उस एरिया में मान लो कि बहुत सारा, उस एरिया में मान लो कि बहुत सारे लोग जो है उनका मैं सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन एक जगह डाल रही हूँ। जैसे पूल में पानी डाल देते हो वैसे उस एरिया का वो जीन पूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट क्या है? द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड, द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड। ये चीज को बिल्कुल स्किप पिप मत करना, नहीं तो मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, बोलना नहीं। आगे बढ़ते बच्चों 24वें बोल रही हूँ। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मार्च 2022 का क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन फिर से वही है कि नेचर सेलेक्ट करता है। यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं चलती। तुमने काम किया तो तुम सेलेक्ट हो गए, यानी कि तुमने खुद में चेंजेस लाया तो तुम सेलेक्ट हो गए, नहीं लाया तो तुम पेरिश हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का काम, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस दौरान जो लाइकन्स है वो गायब हो गए, तो डार्क कलर मॉथ जो थे वो बच गए, बट जो लाइट कलर मॉथ थे वो सब मर गए, क्योंकि वो खुद के अंदर चेंजेस नहीं ला पाए, अपने कलर को चेंज नहीं कर पाए, और सारे के सारे जो हमारे स्कैवेंजर्स थे उनको खाने लगे, ठीक है। तो मैंने उसके थ्रू आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या करोगे, आप पहले बता दोगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो फेवरेबल ट्रेड्स रहते हैं और अनफेवरेबल ट्रेड्स हट जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, डार्क कलर्ड मॉथ सर्वाइव बेटर इन पॉल्यूटेड एरियाज देन लाइट कलर्ड वंस। पॉल्यूटेड एरिया में डार्क कलर ही चाहिए था, है ना, और लाइट कलर जो था वो दिख के आने लगा। अब तुम सोचो, ये काला कलर स्क्रीन है, इसके ऊपर में मैंने यहाँ पे ऐसा व्हाइट कलर का डॉट डाल दिया, तुमको ये पहले दिख के आएगा ना। बट अगर ब्लैक ही कलर है वहां पे तो तुमको दिख के आएगा? नहीं दिख के आएगा। अगले बार मुझे पता है तुम भूलोगे नहीं ये वाला एग्जाम्पल। अब जुलाई 2022 का क्वेश्चन देख लो, बहुत मजा आएगा। नेम द कंट्री वेयर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज ऑब्जर्व्ड इन मॉथ ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब यहाँ पे उसी टॉपिक के रिलेटेड पूछा। अब जिसने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म देखा है उसको ये नहीं पता होगा कौन से कंट्री का है, तो बच्चों ये ग्रेट ब्रिटेन का है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने मैराथन में किया हुआ है, ये भी हम लोगों ने मैराथन में किया हुआ है कि कौन से कंट्री के बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन द फॉलोइंग फिगर ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा है, तो तुम देखोगे ABCDEFGH, यहाँ पे D गायब हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिलीशन, ऐसे गायब हो जाना। दूसरा ABCDEFGH, ABC फिर से BC आया, मतलब डुप्लीकेट हुआ, इसलिए यहाँ पे मैंने डुप्लीकेशन लिखा। फिर थर्ड में देखो यहाँ पे ABCDE, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DC इधर आ जाएगा, BE इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको इन्वर्जन लिखा। देख लो इन्वर्जन लिखा है। और उसके बाद में देखो ABCDE और यहाँ पे MN आ गया अचानक से, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे बेसिकली तुम लोग का ट्रांसलोकेशन हो गया, चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द लोकेशन, ठीक है, चेंज इन द लोकेशन हो गया। भाई AC मर गया है क्या? बिल्कुल हवा ही नहीं दे रहा,
मैंने इसको ना मैराथन के दिन बहुत देर बंद करके रखा था. आई थिंक दिस इज द इशू. वेरी वेरी हॉट. ओके ये देखो तुम्हारा डिलीशन का डायग्राम, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. मैराथन में 3 बार तो ये डायग्राम्स रिपीट ही कर दिया है. डिलीट मतलब वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है ना, ये देखो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब ये डिलीशन है. फिर डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है तुमको BC, यही BC तुमको यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, यानी कि डुप्लीकेट हुआ है. फिर इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना. तो यहाँ पे देखो BCDE, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो CD है इसको साथ लेके आ जाऊंगी और इसको इधर लेके आ जाऊंगी. इन्वर्जन हो गया. अब उसके बाद में ट्रांसलोकेशन मतलब मैं इसकी जगह ही चेंज कर दूंगी. ABCDE वगैरह लिखा है ना, तो मैं इसको साइड करके MNO लिख दूंगी. तो मैं इसको इन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, सॉरी ट्रांसलोकेट कर दिया यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट देख लो, मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. बाय इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन मेंशन द नेम ऑफ स्टेराइल एनिमल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड. ये तुम्हारा मार्च 2023 का क्वेश्चन है बच्चों. यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो तुम्हारा इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, मतलब जब मैं दूसरे स्पीशीज को हाइब्रिडाइज करवाती हूँ, तो इसका एक एग्जाम्पल बता दो जो कि स्टेराइल निकला. तो बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा म्यूल, क्योंकि ये हॉर्स और डोंकी का ये 2 अलग अलग स्पीशीज हो गए. तो ये इंटर स्पीशीज कर दिया इन लोगों ने, मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, मतलब ये स्टेराइल होते हैं. ठीक है, क्योंकि इनका क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो ऑड हो जाता है. ठीक है, ये मार्च 2023 का क्वेश्चन है, इतना इजी. अब आगे देखो, स्केच द एप्रोप्रिएट डायग्राम शोइंग द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एब्रेशंस. थर्ड टाइम ये क्वेश्चन पूछा आपको, जुलाई 2023 में भी पूछ लिया. डिलीशन को ड्रॉ करना है, इन्वर्जन को ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में ये सारों का मैंने यहीं पे डाल दिया, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन एंड आइसोक्रोमोसोम. सारों का एक साथ में डाल दिया कि तुम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है, इतना समझ गया आप लोगों को. तो ऐसे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फिर से तुमको जीन फ्लो पूछा हुआ है कि भाई मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएशन. तो फिर से जीन फ्लो का डायग्राम क्वेश्चन आ गया. नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल एब्रिशंस. क्रोमोसोमल एब्रिशंस का मतलब क्या होता है, एब्रिशंस का मतलब होता है चेंजेस, बेसिक एकदम बेसिक एब्रिशंस का मतलब होगा चेंजेस. तो देखो फिर से तुमको वही डायग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, जैसे कि डिप्लीशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये सारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे एक तरीके से क्रोमोसोम में चेंजेस ही हो गए, इसलिए इसको क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा डिफाइंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को और एक्सप्लेन करना है 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. और दूसरा ही टाइप का क्वेश्चन मार्च 2024 में पूछा. देखो 20, 21, 22, 23, 24 5 साल के बाद फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. सेम, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ईच ऑफ प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन. यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया, बाकी क्वेश्चन तो वही है. तो देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इट इज अ मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट्स स्पीशीज फ्रॉम इंटरब्रीडिंग. इंटरब्रीड नहीं करने देता, जिसके वजह से स्पीशीज जो है उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. प्री मेटिंग आइसोलेशन का बात कर लो तो यहाँ पे टेम्पोरल या सीजनल आइसोलेशन आ जाता है, सीजन के वाइज वाला आइसोलेशन. फिर बिहेवियरल का बात कर लो तो ये इथोलॉजिकल आइसोलेशन की बात चल रही है कि मेरे एथिक्स के अकॉर्डिंग आई विल नॉट इंटरब्रीड. फिर पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन के बारे में बात करोगे तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जैसे कि मैंने हाइब्रिड बनाया इसके वजह से स्टेरिलिटी आ गया. फिर हाइब्रिड इनवायबिलिटी, यानी कि मेरा ऑर्गेनिज्म जो है वो दैट इज फेलिंग टू डेवलप द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो ये प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग वाली बातें चल गई, और ये क्वेश्चन 2 बार आपको पूछ लिया गया, एक्चुअली 3 बार. ठीक है. नेक्स्ट, गिव एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन. अब ये मार्च 2016 में आया था, फिर जुलाई 2024 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन 2 कॉजेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. बात वही है, लैंग्वेज अलग है. तो आंसर आएगा म्यूटेशन पहला, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से डीएनए के अंदर सडन चेंज आता है. दूसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखो तुमको पता है मियोसिस के प्रोफेज 1 में पैकेटिंग स्टेज पे रिकॉम्बिनेशन होता है. तो यहाँ पे बेसिकली जीन्स जो है शफल होते हैं, यहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं वेरिएशन. तो ये वेरिएशन की वजह से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट देख लो,
तुम्हारा मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन का ही है। आइडेंटिफाई करना है क्रोमोसोमल एब्रेशंस को, इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोमल एब्रेशन हो रहा है वो पता करना है। अब देखो ABCDEFGH था, यहाँ पे तुम लोगों को DE दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, डिलीशन कहेंगे। फिर हमको देखो AB पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको AB कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो गया, वो जगह उसकी हिल गई है। फिर देखो ABCD पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, CD 2 बार आ गया, मतलब डुप्लीकेशन हो गया। फिर ABCDEFGHI, तो A और D पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो गया, ये A और D यहाँ पे आ गए, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, वो लोग इन्वर्स हो गए हैं। ठीक है, थर्ड बार वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, विच इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। अक्टूबर 2013 में भी सेम क्वेश्चन पूछा, मार्च 2014 में भी सेम क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा वो देखो, तो गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ पुनेट स्क्वायर, मतलब पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में उनको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल चाहिए था। तो देखो हाइब्रिड कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पे हाइब्रिड कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनको अलग अलग करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, सॉरी क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखो कैपिटल ए अलग अलग हुआ, फिर उसके बाद में स्मॉल ए अलग अलग हुआ। अब सिर्फ क्रॉसिंग करवाना है, मतलब यहाँ पे किस किस चीज की क्रॉसिंग होगी अगर आप ध्यान देंगे तो, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिला। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिला। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिला। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिला। ठीक है, सॉर्टेड, इतना समझ गया, दैट इज योर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ती ही हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ पुनेट स्क्वायर। फिर से हम लोग पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला आ गया क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है। थोड़े टाइम पहले हमने देखा कि अक्टूबर 13 में भी पूछा, मार्च 14 में भी पूछा, और अब सीधे फिर से ये मार्च 2020 में पूछ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि इन लोगों का माइंडसेट एक ही होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चन पूछूंगा भरभक्का, वही सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम अ जनरेशन टू जनरेशन इफ नो इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट। वो क्या कहता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, कि जो पॉपुलेशन का नंबर होता है ना, अगर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा ना तो वो कांस्टेंट रहता है, अगर कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं कर रहा तो वो कांस्टेंट रहेगा। और उसको कैसे बताया उसने, p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल्स टू 1। p² मतलब होमोजाइगस हो गए ये लोग, pq मतलब हाइब्रिड हो गए, q² मतलब होमोजाइगस हो गए। ठीक है, तो p इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, मतलब ये p² जो है वो डोमिनेंट अलील हो गया। फिर q² जो है वो रेसेसिव अलील हो गया, और pq जो हो गया ना वो बच्चों हाइब्रिड हो गया। और यहाँ पे p भी है, मतलब कि ये हाइब्रिड वाला टॉल या फिर यू कैन से डोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, जब तक कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस फोर्स नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा क्रोमोसोम के, सॉरी जो हमारा अमाउंट है, जो पॉपुलेशन का नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वीडियो चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अडेप्टिव रेडिएशन वाले सब टॉपिक के तरफ। डिफाइंड अडेप्टिव रेडिएशन, अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है बच्चों, तो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन इन ओरिजिनल स्पीशीज टू many different varieties is called as adaptive radiation। adaptive मतलब adaptive nature होना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे एक बंदा अपना ओरिजिनल होने से कुछ अलग वैरायटी दिखा दे, कुछ डिफरेंस दिखा दे, तो उसको ही मैं क्या कहूंगी कि ये बंदा अडेप्टिव रेडिएशन दिखा रहा है। ठीक है, ही इज अडेप्टिंग टू द नेचर, ही इज अडेप्टिंग टू द सराउंडिंग। ठीक है, इफेक्ट होता है ये। अब नेक्स्ट देख लो एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब जो फॉसिल्स होते हैं ना, उसके वजह से हमें डेट समझ आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब एग्जिस्ट करता है। तो फॉसिल्स जो होते हैं बच्चों, वो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट एविडेंस पास्ट का, है ना। क्यों डायरेक्ट एविडेंस दिखाते हैं। अब अगर डायनासोर का हमको फॉसिल्स नहीं मिला होता, हम नहीं मान पाते कि इस पर्टिकुलर एरा में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो फॉसिल्स के वजह से, उन हड्डियों के ढांचे की वजह से प्रूफ मिल जाता है कि हाँ यार
पक्का यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और उसके वजह से एक ग्रेजुअल सीक्वेंस भी मिलता है चेंजेस का, कि सिंपल से ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स कैसे बना, और उसकी वजह से एंसेस्टरी जो हमारा पूरे एंसेस्टर्स है ना, उनके बारे में भी एक आइडिया मिल जाता है और प्रूफ मिल जाता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही मेन थियरी है, ठीक है। इसलिए फॉसिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लाइव प्रूफ मिल जाता है। सैंपल साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट, ये बात तो तुमको भूलना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गिव द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, तो दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। यहाँ पे रेप्टाइल और बर्ड के बारे में कनेक्टिंग लिंक बताना है। सेक्शन बी का ये सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 8 आंसर्स लिखने रहते हैं, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, आगे है 5.10 एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाले सब टॉपिक का क्वेश्चन। एक्सप्लेन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल। होमोलोगस का मतलब क्या होता है और एनालोगस का मतलब क्या होता है वो बताना है। होमोलोगस का मतलब क्या होगा बच्चों, कि जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर हो बट डिफरेंट फंक्शंस करे। स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट फंक्शंस उनके डिफरेंट हो। जैसे कि हमारा जो हाथ है वो फाइन मोटर स्किल्स के लिए डेवलप्ड है, बट पेटेजियम ऑफ बैट का स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन अलग हो गया ना। फिर उसके बाद में एनालॉगस, जैसे फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट्स एंड व्हेल्स, सबका फोर लिम्ब अंदर से इंटरनली स्ट्रक्चर सेम दिखता है बट सबके फंक्शन अलग है। बैट फ्लाई करने के लिए यूज करता है, व्हेल स्विम करने के लिए यूज करता है। फिर उसके बाद में जो ह्यूमंस का फोर लिम्स है वो फाइन मोटर स्किल्स में भी डेवलप्ड है, तो सब अलग अलग है। फिर एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, तो ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शंस। जब ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट सिमिलर फंक्शन है, तब उसको मैं बताऊंगी कि भैया ये भी इवोल्यूशन कर रहा है। स्ट्रक्चर डिफरेंट बट सिमिलर फंक्शन, दिख रहा है स्ट्रक्चरली अलग अलग बट सारे फंक्शन सेम सेम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एनालॉगस कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। होमो म्हणजे सेम टू सेम बट फंक्शन डिफरेंट, एनालॉगस म्हणजे काय असतं, एनालॉगस म्हणजे दिसतं वेगळं बट फंक्शन सेम सेम करतं, ओके। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट, दोनों बर्ड्स का फंक्शन क्या है, उड़ने का दिखता कैसा अलग अलग दिखता है, वैसे ही याद करने का, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल यानी कि जो वेस्ट है, तो ये पूछा गया क्या होते वेस्टिजियल ऑर्गन। तो भैया जो यूज में नहीं आते, जो यूजलेस ऑर्गन है, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, उसको ही हम लोग कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब वेस्ट हो गया भैया, पूरा वेस्ट। तो ये ऑर्गन्स जो है हमें पहले के टाइम पे यूज आता था, अब यूज नहीं आता। एक तरीके से ये भी प्रूफ होता है इवोल्यूशन का। जैसे कि हमें पहले कॉकिक्स के यहाँ पे टेल बोन था, अब नहीं है भैया। क्यों नहीं है, हमको टेल की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में हमको विजडम टीथ था, अभी भी लोगों को आता है बट यूजुअली नहीं आ रहा, क्योंकि पहले हम मीट वगैरह खाते थे, अपेंडिक्स था हमारे पास। तो ये सारी ऐसी कुछ कुछ चीजें, फंक्शनल अपेंडिक्स वगैरह था, तो ये सब कुछ कुछ ऐसी चीजें जो प्रूफ दिखाती है कि पहले यूज होता था अब यूज नहीं होता। तो दैट इज योर वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमें अब यूज ना आए, समझा, अब यूज नहीं आने वाला, ठीक है। इतना समझ गए अपने को, चल रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। February 2025 अभी पूछा गया है, और यहाँ पे देखो मार्च 2024 में भी पूछा, एक साल में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो वेस्टिजियल ऑर्गन जो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, फंक्शनलेस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। और वो जैसे मैंने आपको कहा कि टीथ हो गया, टीथ तुम्हारे मुंह के अंदर में वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारा विजडम टीथ है, पहले यूज होता था अब यूज नहीं होता, बट वो एक प्रूफ देता है ना कि पहले हमें ये यूज होता था क्योंकि हमारा वैसा फंक्शनैलिटी था। जैसे टेल बोन, अभी भी क्यों है कॉकिक्स, क्यों है कॉकिक्स, पहले तो नहीं था अभी है, मतलब हमारे पास पहले टेल था। ये एक तरीके से प्रूफ दिखा देता है। अपेंडिक्स हो जाना, ये सारी चीजें हमको प्रूफ दिखाता है कि पहले ये चीजें फंक्शनल थी। तो यही 2-3 एग्जाम्पल देके आप आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। तो मतलब सब पार्ट्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो एग्जाम्पल तुम बता सकते हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और दूसरा बता सकते हो कॉकिक्स यानी कि टेल बोन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ तक तो मतलब ये पूरा चैप्टर ही चिंदी है। तुम सिर्फ ये पीवाईक्यू भी करके जा रहे हो ना, स्टिल तुम्हारा हो जाना है, मेरे को पता है। अब देखो आगे चलते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो एनलिस्ट 4 सीक्वेंशियल इवोल्यूशनरी नेम्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर। जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, मतलब सीक्वेंस में तुमको बताना है कि कौन से ह्यूमन एंसेस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रालोपिथिकस, फिर होमो
इरेक्टस, नियंदरथल और होमोसेपियंस, ये बता दो क्या क्या बोलोगे तुम लोग? ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रालोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंदरथल मैन, होमोसेपियंस। ठीक है, इसमें से कोई 4 उठा के तुम लोग याद कर लो और बता देना। ठीक है, इतना होमोसेपियंस लास्ट रखना क्योंकि अपने को याद रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलमोस्ट वी आर एंड टू आवर वीडियो, लास्ट में ही बाकी है अभी हम लोग। मेंशन एनी वन स्केलेटल डिफरेंस बिटवीन एप एंड मैन। एप और मैन के बीच में क्या एक स्केलेटल डिफरेंस है वो हमें बता दो। मार्च 2018 में पूछा था। अब देखना हाँ, आंसर क्या है। तो पेल्विक गर्डल जो होता है ना मैन का, वो ब्रॉडर था एप में। जो पेल्विक गर्डल है मैन का, दैट इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ एप। समझा? अब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स, अब जो ह्यूमन है उसका पेल्विक गर्डल ज्यादा है एज कंपेयर टू एप्स, क्योंकि वो लोगों तभी पहले 4 पैर पे चलते थे, अब हम लोग 2 पैर पे चलने लगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया। दूसरा थर्ड क्वेश्चन देख लो। वेयर वर द बोन्स ऑफ जॉज एंड टीथ ऑफ रामापिथिकस फाउंड। कहाँ पे सबसे पहले रामापिथिकस का जॉ और टीथ के बोन्स मिले थे? मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो बच्चों बोन्स और जॉ जो है रामापिथिकस के, वो शिवालिक हिल्स में मिला था। ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, तो इसमें तो आपको डाउट आना नहीं चाहिए, है ना। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देख लो। यू एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियंदरथल मैन। तो नियंदरथल मैन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछा गया है मार्च 2022 का। पता नहीं इन लोगों को नियंदरथल मैन से क्या ही अलग प्यार है, बार बार पूछते हैं। तो देखो क्या है, इसमें से 4 उठा के लिख देना, मैंने आप लोगों के लिए 8 लाए हैं। ठीक है, देखो। सो दे वर एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन। वो लोग एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन कहलाते थे क्योंकि उनको इंटेलिजेंस ज्यादा आ चुका था। दूसरा, द फॉसिल्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम नियंदरथल वैली। कहाँ पे उनका फॉसिल्स मिला था, ये भी एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसलिए उनका नाम वो रखा गया। जर्मनी में उनका फॉसिल्स मिला था। वो कब एग्जिस्ट कर रहे थे? तो वो एग्जिस्ट कर रहे थे बच्चों प्लेस्टोनिक इपॉक के एरा में। ठीक है, और क्रेनियल कैपेसिटी जो था नियंदरथल मैन का, दैट इज 1400 सीसी, विच इज वेरी नियर टू अपना सीसी। ठीक है, इसलिए इनको स्मार्टेस्ट वाला मैन बोला जाता है अपने से पहले वाले में। अब उनका हाइट जो था वो शॉर्ट था, बट वो लोग बहुत हैवी थे। ठीक है, हाइट उनकी कम थी बट बहुत हैवी बिल्ड थे वो लोग। फिर उनके पास शॉर्ट प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस थे, और जो स्कल बोन्स थे ना वो बहुत थिक थे। उनके स्कल बोन्स क्या थे, वो बहुत थिक थे, और उनके पास शॉर्ट प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस थे। ठीक है, अब फोरहेड जो था वो थोड़ा नीचे था। फोरहेड वाज लो एंड स्लैंटिंग, मतलब ऐसे स्लैंटेड शेप में था, जैसे तुम लोगों ने बंदरों का देखा है ऐसे शेप में रहता है ना, वैसे था। और जो जॉ था वो डीपर था देन दैट ऑफ मॉडर्न मैन। जॉ उनका कैसा था? डीपर था मॉडर्न मैन के कंपेयर में। जॉ उनका कैसा था बच्चों? डीपर था देन दैट ऑफ मॉडर्न मैन, और उनको कोई चिन्ह नहीं था। और उनका ये जो जॉ है वो थोड़ा सा से आगे था, एंड इट वाज कर्व्ड टाइप के। थाई बोन्स भी जो थे उनके वो कर्व्ड थे। ठीक है, नाउ वो लोग इंटेलिजेंट थे क्योंकि उनको टूल्स बनाने आ गया था। ठीक है, दे न्यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्लिंट टूल्स। ठीक है, इसलिए उनको कहा गया था कि स्किल्ड मैन में से आते हैं वो लोग। नाउ वो इंटेलिजेंट इसीलिए कहा गया क्योंकि टूल्स बनाने आ गया उस टाइम पे। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग रिचुअल फॉलो करते थे, वो लोग डेड बॉडीज को बरी करने का काम करते थे। तो इतना उनका डेवलपमेंट तो हो चुका था। ठीक है, इतना उनके अंदर तो उनको आने लगा था। ठीक है, सॉर्टेड, इतना समझ गया अपने को? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग पेयर एंड रीराइट, जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है देखो। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन जो है दैट इज ऑस्ट्रालोपिथिकस। फिर उसके बाद में एप मैन, मैंने आंसर भी यहीं पे लिख दिया है। तो देखो यहाँ पे देख लो, एप मैन जो है वो होमो इरेक्टस, उसका कनेक्टिंग लिंक है। हैंडी मैन लाइक जो है वो होमो हैबिलिस है, एंड एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन का नियंदरथल मैन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए। ओके, सारे आंसर्स मैंने यहीं के यहीं डाल दिए हैं कि आपको कोई दूसरा डाइजेस्ट नहीं खरीदना पड़े, गूगल, चैट जीपीटी, ये सब जो तुम बहाने देते हो ना कि अरे मुझे फोन पढ़ाई के लिए यूज है। नहीं नहीं, मैंने दे दिया पीडीएफ में, तुम बुक में लिखो, प्रिंट निकालो, या फिर एक ऐसे फोन पे भेज के रखो जिस पे तुम्हारी मम्मी की फुल निगरानी है। अभी फिलहाल मम्मी की निगरानी में पढ़ाई करो, सच्ची बता रही हूँ, मार्क्स एकदम बूस्टअप करेंगे। सारे मटेरियल्स मैंने समुद्र तुम्हारे सामने ला के दे दिया, बट अगर तुम प्यासे ही नहीं हो तब तो वो समुद्र का पानी वेस्ट ही होना है, तब तो तुम बिना ही ऐसे पानी पिए ही मर जाओगे। वही वाली बात होती है, बच्चों को टीचर सब कुछ दे देती है, बट
वो बंदा उससे पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है, उसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ना, तब वो इतने सारे रिसोर्सेज को नहीं ले पाता। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। तो क्रेनियल कैपेसिटी किस वे में इंक्रीज हो रही है उस ऑर्डर में उनको डालते जाना है। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। होमो सेपियंस का क्रेनियल कैपेसिटी इज 1450 सीसी, उससे कम है नियंदरथल मैन का, मैंने कहा था काफी क्लोज है, तो दैट इज 1400 सीसी, बट इनका स्कल बोन जो होता है ना वो थिक होता है ना। ऑस्ट्रालोपिथेकस उसका 450 से 600 सीसी है। फिर होमो इरेक्टस का इट इज अराउंड 900 सीसी। ठीक है, जुलाई 2024 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम लोग कैसे आंसर कैसे करोगे, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एंड द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, फिर तुम लोग ना नंबर डालते ना, यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, बट यहाँ पे सबसे ऊपर होमोसेपियंस आएगा तो 1 उधर डालोगे, फिर नियंदरथल आएगा तो 2 उधर डालोगे, ऐसे करके आपको डालना होता है। ठीक है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे ही यू आर सपोज टू गिव द आंसर। ओके, इतना समझ चुका है? आई होप आज अपने को पूरा का पूरा चैप्टर समझ चुका है, एकदम कंठस्थ हो चुका है। एंड ये चैप्टर और इस सीरीज के वजह से आपका स्कोर जो है वो भी डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा, क्योंकि यू डोंट हैव टू सर्च फॉर अदर ऑप्शंस। वी आर कवरिंग ऑल द 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज। अब जैसे आज तुम्हें एक पर्सनल टच फील हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हें एक नहीं, एक राधा मैम नहीं, मान लो 4 राधा मैम तुम्हारे सामने है, बट वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तुम्हारा मैम बन के नहीं, तुम्हारी दीदी और भैया बन के तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी होगी हमारी। तो वी आर लॉन्चिंग संजीवनी बैच। इस बैच के अंदर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक एवरेज बच्चा भी 90% स्कोर कर पाए। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यार, क्या ही होगा, इतना स्कोर करके क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। नो, इट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, आगे एडमिशंस में यूज आता है। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 1500 का अगर ये बैच है, पीसीएमबी का जो बैच है, अगर तुम इसको कैलकुलेट कर रहे हो 2 महीने के हिसाब से या 1.5 महीने के हिसाब से, तो तुमको दिन का सिर्फ 20 रुपए लग रहा है। तुम अपने लिए 20 रुपए नहीं दे सकते, जहाँ पे तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, हर चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस ली जाएगी, तुम्हारे पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, तुम्हारे टेस्ट लिए जाएंगे। तो इतना तो तुम खुद पे इन्वेस्ट कर ही सकते हो, क्योंकि हम जो होते हैं ना, जो हम चॉइसेस करते हैं ना, हम हमारे फ्यूचर मी को जिता रहे हैं वहां पे। तुम अगर वर्कआउट करने जा रहे हो तो तुम अपने एथलीट सेल्फ को जिता रहे हो। वैसे अगर आज तुम खुद पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जो एम्बिशन है, मान लो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो भी एम्बिशन है, तुम उस फ्यूचर डॉक्टर, उस फ्यूचर इंजीनियर, उस फ्यूचर टीचर, उस फ्यूचर लॉयर को वोट कर रहे हो। तो इतना मिनिमल इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा। और ये तुम्हें एक एक्चुअली देखो, जब हम लोग पे करते हैं ना किसी को, तो हम बहुत सिस्टमैटिक हो जाते हैं। अब जब तक तुमने पे नहीं किया था, सच्ची बताओ, तुम लोग सिस्टमैटिक तरीके से लेक्चर देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। बट व्हेन वी पे, हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मेरा पैसा गया है तो मुझे मेहनत करना है। बस इसीलिए थोड़ा सा यहाँ मिनिमल अमाउंट में आप लोगों के लिए बैचेस रखे हुए हैं। बट यहाँ पे जो क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, जो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा ना, दैट इज अनमैचेबल। 17 तारीख से, 17 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से जाके एनरोल कर लेना। एंड डोंट वरी, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, तो आपका इनकेस आप लेट एडमिशन भी ले रहे हो, स्टिल यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। ठीक है, बहुत सही तरीके से प्लान किया गया कोर्स को कि 80 दिन में बच्चा जीरो से कैसे हीरो बनता है। और ये फेकमबाजी बात नहीं है, ये जरूर होगा। ठीक है, नाउ विद दिस लेट्स एंड दिस लेक्चर। अगर नहीं समझा है तो पहले चैप्टर देखो, फिर पीवाईक्यू करो। वैसे तो नीड नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू कराते कराते मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेसन के नोट्स के नाम पे। आपको चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको 12th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ विद दिस ब्यूटीफुल नोट आई वांट टू से थैंक यू। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा कोड भी लाया, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। तुम जो आज एक्सपर्ट देख रहे हो बंदों को, वो हमेशा उसने शुरुआत कहीं से की है। तो आज तुम्हारी शुरुआत है, तो वो शुरुआत को तुम ये मत समझो कि बहुत देर हो गई है। कोई टाइम देर नहीं होता अगर तुम उठ चुके हो। विद दिस नोट, ऑल द बेस्ट टू यू। और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो हमें मोटिवेट करता है। दैट्स इट, चलो बाय।